हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक। चलो, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके थे, ठीक है। और उसका कुछ 4-5 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास में लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बाद समीकरण था। कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण होता क्या? तो देखिए, जब भी समीकरण का बात आता है तो समीकरण में आप लोग पढ़े होइएगा समीकरण में कि मतलब 2x + 4 = 0। तो यहाँ पर देखिए समीकरण किसको बोलते हैं? जब बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी लगा रहता है। साइन ऑफ इक्वलिटी मतलब बराबर का चिन्ह लगा रहता है, इसी को समता का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। इसको समीकरण बोलते हैं। तो उसी तरह से ये तो संख्या का समीकरण हो गया, ठीक है। अब हमको क्या देखना है? केमिकल इक्वेशन देखना, मतलब रसायन का समीकरण देखना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण होता क्या। क्लियर? तो रासायनिक समीकरण क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक यौगिक, ठीक है, मिलके अगर किसी तीसरे पदार्थ का, किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, तो क्या कहला गया? प्रोसेस क्या कहला गया? रासायनिक अभिक्रिया। और जो उस अभिक्रिया को हम लिखते हैं, जो अभिक्रिया हुआ उसको जब हम लिखते हैं क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किस रूप में लिखेंगे? तो मान लीजिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, एक समीकरण लिखते हैं। किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। एक इक्वेशन लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम कार्बन + ऑक्सीजन बराबर क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं। पहले कार्बन जोड़ ऑक्सीजन, और ये दे दिया हमको क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, तो एक हम ये तरीका से लिख दिए पहला, और दूसरा तरीका लिखते हैं। दो तरीका लिख दिए। बोलिए, दोनों में सबसे आसान कौन? ऑब्वियसली नीचे वाला हुआ। तो समीकरण हम किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे। समीकरण हुआ ये भी, लेकिन जो एक आइडियल इक्वेशन होगा वो आइडियल इक्वेशन कौन सा होगा आपका? ये होगा। अब क्यों होगा? इसका फिर गुणधर्म हम पढ़ेंगे इसका कि कार्बन लैंग्वेज के बदले संकेत क्यों लिखते हैं। क्लियर? इसके बदले ये क्यों लिखे या इसके बदले ये क्यों लिखे, ठीक है। सब डिटेल्स आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, तो जब भी हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण का तो सीधा समझना है कि किसी अभिक्रिया को, गौर सुनिएगा, किसी अभिक्रिया को उसके संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बोल दिए? किसी अभिक्रिया को उसके संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए, तो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा क्या लिखे? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक किसको बोलते हैं? जो संकेत या सूत्र के रूप में लिखा रहता है उसको प्रतीकात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसको समीकरण इसीलिए कहा जाता है कि इसके बीच समता चिन्ह, ये जो तीर का चिन्ह होता है, एरो का चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। किसके, कहां पर? जैसे अगर मान लेते हैं हम कि अगर C2 + O2 क्या दे दिया? CO2। अब देखिए समता चिन्ह किसको? ये समता चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह, समानता का चिन्ह। समता मतलब समानता, समान मतलब बराबर। तो जब भी बराबर आ गया इसका मतलब समीकरण हो गया, जिसमें दो साइड होता है, एक LHS और दूसरा RHS, हो गया ना। इसलिए इसको समता का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो इस साइड वाला को, बाएं वाला को, LHS को हम क्या बोलते हैं? बाएं भाग को क्या बोलते हैं? अभिकारक, और जो मिला वो प्रतिफल। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। क्या लिख दिया कि इसका निरूपण सर्वप्रथम 1615 ईस्वी में जीन बेगविन ने किया था।
किसका, रासायनिक समीकरण का प्रयोग, मतलब कि उसको संकेत के रूप में लिखना है, प्रतीकात्मक रूप में लिखना है। इसका प्रयोग कौन किया था, 1615 में कौन, जीन बैगविन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कि रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या क्या है। ठीक है, उसके नियम के बारे में लिखते हैं। चलिए हेडिंग आप लोग डालिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। हम लोग क्या देख लिए, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम देख लिए। ठीक है, इसी में बहुत सारा नियम छुपा हुआ है, क्या क्या है देख लीजिए। कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को समता चिन्ह के बाईं ओर एवं प्रतिफलों को समता चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं क्या कि अगर एक चीज और है, किस रूप में लिखते हैं, अणुसूत्रों के रूप में। अगर मान लीजिए मेरे पास कार्बन है तो कार्बन को हम इसके अणुसूत्रों के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको C2 लिखेंगे और प्लस O2 लिखेंगे। ये क्या दे दिया हमको, CO2। बताइए क्या हो गया कि अभिक्रिया मतलब अभिकारक, अभिकारक कौन हो गया, ये समता चिन्ह के बाईं ओर एवं प्रतिफल समता चिन्ह के दाईं ओर। ठीक है, चलिए और क्या क्या नियम है इसका कि दो अभिकारकों के बीच या दो प्रतिफलों के बीच किसका प्रयोग करते हैं हम, प्लस चिन्ह का। जैसे मान लीजिए कि एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच किसका प्रयोग हम करेंगे, प्लस चिन्ह का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि CO2 और प्लस कुछ और दे रहा है, CO2 के अलावा अगर मान लेते हैं कि ये कोई और इक्वेशन है, उसमें CO2 के अलावा अगर मान लीजिए A दे रहा है, तो CO2 दे ही रहा है, A भी दे रहा है, इस बीच में कौन सा चिन्ह हम लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर, चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या कि इसका लाभ देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, क्या देख रहे हैं अब कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या इसका लाभ क्या क्या है। समीकरण का जब उपयोग करेंगे, देखिए इससे पहले जब हम कार्बन लिखे थे, पूरा लिखे थे, उसके शब्द में लिखे थे कार्बन, उसमें समय लगा था, और सीधा कार्बन के बदले C2 डाल दिया तो उसमें समय नहीं लगा था। तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि लिखने में समय का बचत होगा। किस रूप में लिखने में, सांकेतिक रूप में, मतलब सांकेतिक उसके सूत्र के रूप में। कार्बन का संकेत C, तो सांकेतिक रूप में। ठीक है, चलिए तो पहला क्या क्या लाभ, पहला क्या लाभ हो जाएगा हमको कि समय कम लगेगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, पहला लाभ समय का बचत। दूसरा लाभ पेज का बचत, कॉपी पेज तो कम खर्चा होगा ना। मान लीजिए कार्बन लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिखेगा, सीधा C लिखेंगे तो इतना ही दूर में लिखा जाएगा, इसीलिए कॉपी का बचत, समय का बचत। ठीक है, और क्या बचत हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि किसी का हिंदी खराब है, किसी का इंग्लिश खराब है, कोई ना कोई लैंग्वेज अगर मान लीजिए किसी का थोड़ा खराब रहता है, पुअर रहता है, उसमें क्या होता है, कार्बन लिखेगा, मान लीजिए किसी का इंग्लिश में अगर थोड़ा सा पुअर है तो CARB1 उसको नहीं पता होगा मान लीजिए, तो क्या करेगा, डायरेक्ट C लिख देगा। तो यहाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ इसका संकेत लिखने से। कार्बन का इंग्लिश मान लीजिए गड़बड़ हो गया या उसका राइटिंग प्रॉब्लम है, राइटिंग इशू है, तो क्या कार्बन लिखने के बदले सीधा C डाल देगा, आसान हुआ, ये भी एक लाभ हुआ। ठीक है, मुख्य रूप से 2-3 लाभ है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस समझ लेना है क्या क्या लाभ होता है। तो 3 चीज बता दिया आपको, पहला लाभ क्या, समय का बचत, दूसरा लाभ क्या, पेज कॉपी का बचत, और तीसरा लाभ क्या हो गया कि किसी कोई भी व्यक्ति अगर किसी का भाषा में थोड़ा सा इशू है, लिखने में इशू है किसी को, तो वो उसके सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए हम बोले वो। ठीक, चलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कि समीकरण का संतुलन, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए लिख हेडिंग डालिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, या परिभाषा हम लिख दी थोड़ा सा, संतुलित समीकरण। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिए कि संतुलित करना कैसे करना है, लेकिन परिभाषा इसका हम लिख देंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित कब होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, कि मतलब मान लीजिए एक ही एग्जांपल पर समझना है बार बार कि C2 प्लस O2 क्या दे दिया, CO2, इतना पता है। अब देखिए क्या बोले कि अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या। तो देखिए इसमें कितना, कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 2। क्लियर, चलिए प्रतिफल में देखिए, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2 हो गया ना। यहाँ देखिए दोनों से बराबर ना होना चाहिए, तो C2O2, यहाँ C1 और O2 तो बराबर है। ठीक, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो किसको करना है, यहाँ C1 है मतलब कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन
का 2 है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए हम अगर ये 2 लगा दिए, ठीक है, तो 2 लगा दिए, तो लगाने के बाद कार्बन कितना हो गया 2, तो कार्बन इधर भी हो जाएगा 2। लेकिन 2 लगाने से देखिए ऑक्सीजन का संख्या में बढ़ गया। ऑक्सीजन कितना, जो पीछे रहता है और जो नीचे रहता है, याद करिए, जो पीछे और जो नीचे दोनों का गुणा हो जाता है। जो पीछे रहे और जो नीचे रहे दोनों का गुना हो जाता है। तो बोलिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4। यहाँ हम ऑक्सीजन को मिटा के यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, हो गया। चलिए अब इधर देखिए, अब बताइए कार्बन भी कितना हो गया। कार्बन पहले 1 था, अब यहाँ क्या कर दिया हम 2 कर दिए। चलिए अब फिर आ जाइए इसमें पीछे में बाईं ओर, इसमें अभी कार्बन, बताइए कार्बन कितना 2, कार्बन 2 बराबर है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन कितना 2 2 जा 4, ऑक्सीजन इसमें कितना 2। अगर यहाँ मान लीजिए अगर 2 कर दिए, अब बताइए एक पीछे और एक नीचे दोनों का क्या होता है गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 दूनी 4, अब ये ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 4। अब बताइए कार्बन कितना 2, कार्बन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 4। इसका मतलब ये समीकरण आपका पूरा क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, अब इसी का अपोजिट अगर करना है हमको, किसका परिभाषा असंतुलित का, किसका असंतुलित का, तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर, किसके दोनों ओर, समता चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं का संख्या समान न हो, क्या कहलाएगा असंतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो एक चीज आप लोग का कि जो समीकरण को संतुलित करना है, तो संतुलन पे आपको एक विशेष क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, आधे घंटे का 1 घंटे का, और उसपे जो विभिन्न तरह का जो संतुलन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस क्लास में केवल और केवल केमिकल इक्वेशन को संतुलित ही किया जाएगा, बैलेंस ही किया जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर थोड़ा खींचते हैं, और बाद में चैप्टर जब एंड होगा तो एक पूरा का पूरा क्लास केवल संतुलन करने पे दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी समीकरण को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, तो पूरा ट्रिक से क्लियर, बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या है कि अगर कोई आपसे पूछे कि समीकरण तो लिख दिए, ठीक है, अब इस समीकरण से हमको क्या क्या सूचनाएं मिल रही है, इस समीकरण से क्या क्या सूचनाएं मिल रही है, तो मान लेते हैं हम क्या दे दिया, इतना क्लियर। चलिए अब बताइए क्या क्या सूचना मिल रहा है समीकरण से। तो इससे अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन यहां पर किस रूप में है, ठीक है, तो अगर हम इसके ब्रैकेट में अगर यहां अगर G लिख दिए, क्या समझना है, हाइड्रोजन किस रूप में है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस रूप में है। ऑक्सीजन के ब्रैकेट में अगर G लिख दिए, इसका मतलब ऑक्सीजन भी किस रूप में है, G मतलब गैस के रूप में है। और आइए प्रतिफल में अगर H2O के ब्रैकेट में अगर L लिख दिए, तो क्या समझना है कि H2O किस रूप में है, जल के रूप में, लिक्विड के रूप में। ठीक है, तो चलिए A प्लस B मिलके, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बीच में लिखना पड़ेगा, A प्लस B ये मिलके दे दिया आपको C प्लस D। क्लियर। अब देखिए A प्लस B मिलके C प्लस D दे दिया। बताइए A के ब्रैकेट में अगर S लिख दिए, इसका मतलब क्या समझना है, A के ब्रैकेट में S मतलब क्या समझना है, सॉलिड मतलब ठोस, मतलब A किस रूप में होगा, ठोस के रूप में। ठीक है, B अगर B के रूप में मान लीजिए कोई चीज है, इसमें अगर हम लिक्विड L जोड़ दिए तो किस रूप में समझना है, B को द्रव के रूप में समझना है। ठीक है, चलिए अब आइए अगर C के ऊपर में अगर हम गैस लिख दिए तो क्या समझना है, इसको G लिख दिए तो गैस समझना है। ठीक है, और D में अगर AQ लिख दिए, A और Q, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब क्या होता है, मडिंग जिसको बोलते हैं। मड मतलब क्या होता है, कीचड़, मतलब ना तो ज्यादा लिक्विड होगा ना ही ठोस होगा। कीचड़ कैसा होता है, दही कैसा होता है, मडिंग। ठीक है, चलिए तो संकेत देख लिए कि अगर S लिखा रहे तो L लिखा रहे तो G लिखा रहे तो AQ लिखा रहे, इतना समझ गए। चलिए इसी में कुछ हमको फायदा भी पढ़ना है कि समीकरण में क्या क्या फायदा होता है। तो समीकरण के फायदा में ये क्या बता दिया, पदार्थ का अवस्था बता दिया। क्या बता दिया,
पदार्थ का अवस्था। अवस्था मतलब कितना, वही ना 3 अवस्था जो होता है, ठोस, द्रव और गैस, और 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, विशेष परिस्थिति का। तो मुख्य रूप से 3 अवस्था पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए समीकरण में अगर उसके संकेत को लिख दिए SLGAQ तो वो पदार्थ के अवस्था को बतला दिया। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि रासायनिक समीकरण का उसका सीमाएं क्या क्या, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो सीमाएं मतलब क्या कि समीकरण तो लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें कठिनाई हमको क्या क्या आता है। ये जो अभी हम बताएं आपको कि AQLSG जो भी कुछ था, तो ये विशेष रूप से लिखते हैं तब, लेकिन जनरली रासायनिक समीकरण ऐसा लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कोई कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या सीमाएं हैं, तो सीमा मतलब बाउंडेशन क्या क्या उसकी, तो सबसे पहले अपने को बोलना है क्या है कि उसकी सीमाएं, सबसे पहला नंबर में कि वो पदार्थ के अवस्था को नहीं बतला पाता है, पदार्थ के अवस्था को नहीं बतला पाता। विशेष स्थिति में अगर हम लिखते हैं तब ठीक है, लेकिन जनरली रासायनिक समीकरण में हर जगह वो पदार्थ का वो अवस्था नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला क्या कारण हो गया कि रासायनिक समीकरण पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं देता है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या हो गया कि रासायनिक समीकरण से ऊष्मा का ह्रास हो रहा है या ऊष्मा का वृद्धि हो रहा है, ये हमको बिना बताए पता नहीं चलता। देखो तीसरा नंबर में क्या है कि इससे समीकरण में उपस्थित ताप एवं दाब जैसे क्रियाओं का पता नहीं चलता है, तो उसका अवस्था क्या है, ठीक है, कि मतलब ताप और दाब कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिए, वो समीकरण में पता नहीं चलता है, ठीक है। अगला क्या है कि समीकरण में मात्रा का पता नहीं चलता है, किसका, मात्रा का। मात्रा मतलब अमाउंट, कि कौन सा कितना अमाउंट है। अगर मान लीजिए कि C2 + O2 = CO2 दे दिए, तो हम तो ये तो नहीं बताएं कि C2 कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो इसलिए उस समीकरण में मात्रा का पता भी नहीं चलता, ठीक है। चलिए एक और क्या हो गया, अच्छा चौथा देख लिए। एक और कहीं के मिल जाएगा आपको विस्फोटक, ठीक है, कि मतलब कैसे हुआ वो समीकरण, जो प्रतिफल हमको मिला वो कैसे मिला, प्रतिफल कैसे मिला, अभिकारक से प्रतिफल कैसे हो गया, विस्फोट करके मिला या मिला के मिला या बन के मिला, कैसे मिला, उसका भी हमको जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। चलो तो ये मुख्य रूप से 4 गो हम लिख लिया। चलो अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्या देख लिया हम लोग कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का तरीका, ठीक है, कैसे उसको अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी। कहने का मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल, जैसे पहले हम बताए हैं कि वो किस अवस्था में है, ठोस, द्रव, गैस, एक्वस किस अवस्था में है, उसकी जानकारी जरूरी है, ठीक है। चलिए दूसरा है कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की जानकारी, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब एनर्जी का, हीट का रिलीज करना, और ऊष्माशोषी मतलब उसका अवशोषण करना, किसका, ऊष्मा का, ठीक है, वो भी जानकारी हमको पता नहीं चलता है। गैसों के उत्सर्जन की जानकारी ये भी देना पड़ेगा। गैसों के उत्सर्जन, मान लीजिए कि अगर कहीं पर बताए थे, पीछे क्लास में बताएंगे पिछला वीडियो में, कि अगर कहीं किसी तत्व के आगे, यौगिक के आगे अगर ऐसा लगा रहे उसके ऊपर, मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, और ए पे ऐसा ऊपर लगा दे, इसका मतलब समझ लेना है क्या कि ए एक गैस रिलीज कर रहा है, ए नाम का गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब गैस के उत्सर्जन की जानकारी, जैसे अगर लास्ट में अगर आपको हाइड्रोजन दिखे, हाइड्रोजन के आगे अगर ऊपर तीर लगा रहे, समझ लेना है क्या कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे है कि अवक्षेप के बनने की जानकारी। तो देखिए अवक्षेप का बनना मतलब क्या, जो पार्टिकल्स हम बताए थे, ठीक है, छोटा छोटा टिनी पार्टिकल्स जो होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, उसका जानकारी। तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं कि अगर आपको मान लेते हैं कि ए लास्ट में कुछ निकला प्रोडक्ट प्रतिफल में, ठीक है, और उसमें अगर नीचे करके एरो दिखा दे तो समझ लेना है कि ये कहीं न कहीं अवक्षेप हुआ है, इसका अवक्षेप हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर तीर रहे तो गैस का उत्सर्जन, नीचे तीर रहे तो उस पदार्थ का अवक्षेप हुआ है, ठीक है। चलिए अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया के शर्त वही ताप और दाब वाला चर्चा करना है कि उसका कितना ताप है, एनटीपी है या एसटीपी है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, ठीक है, उसकी जानकारी भी देनी जरूरी है। चलिए अगला क्या आपका अभिक्रिया के उत्क्रमणिता की जानकारी। उत्क्रमणिता मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको बोलते हैं। मान लीजिए कि A + B मिलके C दे दिया, ठीक है। अब देखिए उत्क्रमणिता क्या होता है, जनरली होता कैसे चिन्ह, ऐसे देना चाहिए
लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ हम दे दिए, देखिए क्या दे दिए कि एक ऊपर वाला हम इधर की ओर दे दिया, नीचे वाला हम इधर की ओर दे दिया। मतलब क्या कि a प्लस बी मिलके c तो दिया, क्लियर। और पुनः अगर c को अगर तोड़ेंगे तो फिर टूट के हम क्या दे देगा, a और b अलग अलग दे देगा, क्लियर। a और b मिलके c तो दे दिया, और पुनः अगर उसको c को तोड़ेंगे तो a और b के रूप में दे देगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज के एरो देख लीजिए, एक इधर हो गया, मान लीजिए कि a प्लस बी मिल क्या दे दिया हमको, c दे दिया। मतलब a और b मिल के c दे दिया, ये ठीक है, लेकिन c पुनः हमको a भी दे देगा, ये गलत है इस चिन्ह के अनुसार, क्लियर। और इस चिन्ह के अनुसार क्या हो गया कि a प्लस बी मिल के c तो दे दिया, लेकिन पुनः c टूट के a प्लस बी अलग अलग दे सकता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं अगला टॉपिक आपका, ठीक है। चलिए इतना हम लोग देख लिया, अब अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग का काम है कि पिछले पीछे जो भी हुआ है सबको एकदम सबके कॉपी में होना चाहिए, सबके कॉपी में होगा ही, ठीक है। उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, और उसको बार बार देखते रहिएगा, जो हम लिखाए हैं उसको बार बार देखते रहिएगा। और कभी भी आपको हम एक क्वेश्चन सेट बनाएंगे और आपको एक क्वेश्चन सेट का PDF दे देंगे, और आप लोग बना के फिर से हमको कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग भेज दीजिएगा। उसका हम आंसर करके उसको भेज देंगे कि किसका कितना नंबर आया। या तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले लेंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम इस पे डाल देंगे PDF उसका, और आप लोग उसे देख देख के एक कॉपी पे पेज पे लिख लीजिएगा कि इसका ये आंसर होगा, और उसका हमको फोटो खींच के या PDF बना के मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा। उसको हम चेक करके फिर उसका पब्लिश कर देंगे रिजल्ट उसका, ठीक है। तो चलिए, और जो इसके आगे पढ़ना है, इसके समीकरण का प्रकार हमको पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण का प्रकार पढ़ना है, ठीक है। तो आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, और आप लोग क्या करिएगा तब तक, जो अगला है उसको आप लोग पढ़िए, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग को लगे कि कोई नया चीज नहीं पढ़ा है, ठीक है। और चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बस बात वहीं शेयर कर दीजिए।